गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण करे थे। आज हम वस्त्रोपयोगी रेशों के बारे में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम वानस्पतिक रेशा कपास के बारे में करेंगे, जिसे आप कॉटन के नाम से भी जानते हो, क्योंकि कपास का जो वस्त्र है ये बहुत ही प्रचलित वस्त्र है, क्योंकि यह सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, मजबूत होता है और भी इसमें विलक्षण गुण होते हैं। पहनने में भी आरामदायक है और आम लोगों की पहुंच में भी रहता है। यह रेशा ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, इसीलिए हम सब कॉटन से भली भांति परिचित हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका उद्गम एवं इतिहास। कॉटन का जो उद्गम स्थान है वो भारत को ही माना गया है। ईसा से 400 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के समय जब बर्तन मिले थे तो उनके चारों तरफ वो कॉटन से, कपास से लिपटे हुए थे। तभी से माना जाता है कि इसका उद्गम स्थान भारत है और यह ईसा से 400 वर्ष पहले ही इसका उद्गम हो चुका था। प्रथम सूती मिल जो भारत में शुरू हुई वो 1818 में कलकत्ता में हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो स्थापित होती गई। पहले के समय में वस्त्र बनाने का जो कार्य था वो हाथों से किया जाता था। धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई तो यह सभी कार्य जो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में किए जाते हैं वो सभी कार्य जो है वो मशीनों से और इलेक्ट्रिकल होने लगे। लाइट का उपयोग करके वो मशीनें भी लाइट का उपयोग करके चलने लगी। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉटन के जो वस्त्र हैं उसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है, ये वस्त्र कैसे तैयार होते हैं। सबसे पहला इसका प्रोसेस आता है कोए एकत्रित करना। कॉटन का जो पौधा होता है यह उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है उसमें अधिक मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का उगता है। तो कॉटन का पौधा जब उग जाता है तो इसके ऊपर जो है एक फल लगता है जिसको कोए कहते हैं। फूल के बाद क्रीम कलर के फूल उगते हैं, वो बाद में येलो होते हुए बैंगनी होकर झड़ जाते हैं और उस फूल के नीचे से कोए निकलते हैं। ये कोए धूप के संपर्क में आकर पक करके ब्रस्ट हो जाते हैं और ब्रस्ट होने के बाद इनमें से वाइट कलर का कॉटन जो कि बिनोलों के ऊपर, जो इसका बीज होता है उसके ऊपर रेशों के रूप में चिपका हुआ होता है और कोए के अंदर से निकलता है। या तो कोए को कच्ची स्टेज में ही उखाड़ लिया जाता है और उसे धूप में ब्रस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि वो धूप से पक करके फट जाएं और उसमें से कॉटन को एकत्रित कर लिया जाए। या फिर इन कोयों को पौधों के ऊपर ही पकने दिया जाता है और उसके बाद जब कोए पक जाते हैं तो धूप के संपर्क में आकर वो फट जाते हैं और उसमें से कपास को एकत्रित कर लिया जाता है। कपास एकत्रित करने का जो कार्य है वो हाथों से भी किया जाता है और आजकल ये कार्य मशीनों द्वारा भी होने लग गया है। कोए एकत्रित करने के बाद उसको जो है गिनिंग मशीन के अंदर डाला जाता है, फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है और उससे अगला काम किया जाता है बिनोले अलग करना। बिनोले जो है ये कपास का बीज होता है जो कि कोए के अंदर होता है और इस बिनोले के चारों तरफ रेशे जो हैं चिपके हुए होते हैं, उसको लिपटे हुए होते हैं। तो फैक्ट्रीज में जाकर इन बिनोलों को अलग कर लिया जाता है और जो सॉफ्ट उसके ऊपर से रेशे हैं उनको हटा लिया जाता है। रेशों की गांठें बांधकर लगभग 500 पौंड की गांठ एक बनाई जाती है और उसको बोरी में भर करके जो है कॉटन इंडस्ट्रीज़ में जो कपड़ा मिल होती है वहाँ भेज दिया जाता है। और इसके जो बिनोले हैं इससे एक प्रकार का ऑयल निकलता है। उस ऑयल से वानस्पतिक घी भी तैयार किया जाता है और उस ऑयल का उपयोग जो है वो पशुओं के लिए उनका जो है फूड बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कैटल फीड भी इससे बनता है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है गांठें बनाना। फैक्ट्रीज़ में जब
चली जाती हैं कि रेशे अलग होके कपास की वो फैक्ट्रीज़ में चली गई, तो फिर वहाँ जाकर सारी जो गांठें हैं उनको बना करके वहाँ भेज दिया जाता है। बिनोले अलग करने के बाद 500 बॉन्ड की गांठें बनाकर उन्हें फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट आगे का काम आता है गांठें खोलना व मिलाना। फैक्ट्रीज़ में जाने के बाद अलग अलग जगह से वहाँ कॉटन पहुँचती है, तो उस कपास को वो गांठों को खोल करके मिक्स कर देते हैं, एक सार कर देते हैं, ताकि सबकी क्वालिटी जो है वो एक जैसी हो जाए। गांठें खोलने के पश्चात जो है उन्हें आपस में मिला करके उनकी एक लंबी पट्टी तैयार करी जाती है। वो पट्टी लगभग 1 इंच चौड़ी होती है और 1 इंच मोटी होती है और 40 इंच उसकी जो है वो चौड़ाई होती है। उस पट्टी जो है उसका जो वेट है वो भी 40 पौंड ही रखा जाता है। तो गांठें खोल के मिला के ये लैप्स, ये पट्टियाँ तैयार कर ली जाती हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आती है धुनाई या कॉर्डिंग की। धुनाई की प्रोसेस में रेशों को आपस में मिला करके उसे एक पाइप में से, एक मोटी कीप में से गुजारा जाता है और हल्की ट्विस्टिंग उसमें आती रहती है। धुनाई की प्रोसेस के बाद आता है कंघी करना या फिर कॉम्बिंग। कंघी करने, जैसे हम बालों में कंघी करते हैं, उससे हमारे बाल जो है और अधिक समानांतर हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं और छोटे छोटे जो रेशे हैं उससे, उसी तरह से रेशों में भी कॉम्बिंग की प्रोसेस होती है कि उनको सीधा करके समानांतर करना। कॉम्बिंग की प्रोसेस उन्हीं रेशों में की जाती है जिनसे अच्छी क्वालिटी के कॉटन बनाने हो, क्योंकि कॉम्बिंग की प्रोसेस से लंबे रेशे अलग हो जाते हैं और छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। लंबे रेशों से अच्छी क्वालिटी के वस्त्र तैयार हो जाते हैं और छोटे रेशों से जो है वो निम्न स्तर के वस्त्र तैयार हो जाते हैं। तो धुनाई के बाद सीधा भी पूनी बनाने की प्रोसेस हो सकती है या फिर धुलाई के बाद कंघी करके लंबे और छोटे रेशों को अलग करके भी अगले स्टेप पर पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट आता है पूनी बनाना। पूनी बनाने के लिए रेशों को सटा करके आपस में उनमें ट्विस्टिंग देकर, उनमें ऐंठन देकर एक घूमने वाले ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनमें पतली पूनी के रूप में रेशों को डाला जाता है और वो ड्रम घूमता रहता है और उससे पतली पतली पूनियाँ जो है निकलती जाती हैं। नेक्स्ट अगली प्रोसेस आती है कताई। कताई की प्रोसेस जो है पहले के टाइम में तकली पर, चरखों पर की जाती थी। अब यह प्रक्रिया भी जो है मशीनों द्वारा की जाती है। कताई की प्रोसेस में भी पूनी बनाने के समान ही पूनियों को और अधिक खींच करके ऐंठन दी जाती है और उन्हें और अधिक पतला किया जाता है। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा भी था कि कॉटन का जो रेशा है इसमें बंधन क्षमता का विलक्षण गुण है, अद्भुत गुण है। इनमें आपस में चिपकने का गुण होता है। तो इन रेशों को खींच करके, ऐंठन देकर, इन्हें घुमा करके, ट्विस्ट करके इन्हें पतला इनसे और लंबा रेशा धागा बनाया जाता है। अगली प्रक्रिया आती है बुनाई की। बुनाई की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल चारपाई बनाने के समान होती है। लूम के ऊपर धागे को लपेटकर उसे कस लिया जाता है, जिसे ताने का धागा कहा जाता है। फिर उस धागे में से बाने के धागे को, एक अन्य धागा जिसे बाने का धागा कहा जाता है, जो बॉबिन पर लिपटा होता है, उसको उसमें से इंटरलेस करके फंसा कर बुनाई का कार्य किया जाता है। जब बुनाई का कार्य संपन्न हो जाता है तो वस्त्र बहुत ही अधिक गंदे हो जाते हैं। मशीनों में से निकलने के पश्चात उनके ऊपर ग्रीस के धब्बे लग जाते हैं, तेल के धब्बे लग जाते हैं और उन मैले वस्त्रों के साफ करने के लिए और उनके बीच में जो कमियां रह गई हैं, जो गांठें आ गई हैं, जो धागे छिटक गए हैं, उनको दूर करने के लिए वस्त्र के ऊपर परिसज्जा की जाती है, उसके ऊपर फिनिशिंग दी जाती है और वस्त्र के ऊपर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं करके उन्हें सुंदर बनाया जाता है। परिसज्जा के बाद अगली प्रोसेस आती है रंगाई और छपाई की। अगर मार्केट में सभी जो धागे हैं, सभी जो रेशे हैं,
एक समान आएंगे, एक ही कलर के आएंगे तो वो हमें अट्रैक्ट नहीं करते। तो उसके लिए वस्त्र के ऊपर रंगाई और छपाई की जाती है। वस्त्र पर रंगाई का जो कार्य है ये धागे की स्टेज में भी किया जा सकता है और वस्त्र निर्माण के पश्चात भी किया जा सकता है। वस्त्र निर्माण के पश्चात वस्त्र को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है या उसके ऊपर विभिन्न तरीके से छपाई करके भी उसे अट्रैक्टिव बनाया जाता है। फिर उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है, मार्केट में उतारा जाता है। अगली क्लास में हम कपास के रेशों की विभिन्न विशेषताएं करेंगे। थैंक यू।